नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम बुद्ध, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश से श्री ओम प्रकाश यति जी, जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हैं। और ओम प्रकाश जी की अब तक 6 गजल संग्रह आ चुके हैं, जिनमें से मुख्य हैं बाहर छाया भीतर धूप, सच कहूँ तो सरोकारों के रंग, उम्मीद मेरे साथ है, रास्ता मिल जाएगा, कब तक चलता पीछे पीछे, और एक चयनित गजलों का संग्रह भी इनका आ चुका है, कुछ नया मौसम तो हो। और सर, आपकी प्रतिनिधि गजलों के 2 संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं और चुने हुए 500 शेरों का एक संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। और आपका एक आलोचनात्मक पुस्तक गजलकार ओम प्रकाश यति एक मूल्यांकन श्री अनिरुद्ध सिन्हा जी द्वारा संपादित हो चुका है। 1995 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा युवा कवि के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। और आप आकाशवाणी के सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2008 में कन्नड़ कविता के हिंदी अनुवादक के रूप में भागीदारी कर चुके हैं। अखिल भारतीय साहित्य कला मंच मेरठ के दुष्यंत स्मृति सम्मान 2011 से सम्मानित किए जा चुके हैं। गजल संग्रह सच कहूँ तो के इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली का यशपाल जैन सम्मान 2013 भी इन्हें मिल चुका है। समन्वय का सृजन सम्मान 2013 भी सर आपको प्राप्त हुआ। गजल संग्रह सरोकारों के रंग के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान का अदम गोंडवी सम्मान 2020 भी आपको मिला। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग सम्मान 2023 भी आपके हिस्से आया। गजलें उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के एमए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और अमेरिकी कॉन्सुलेट की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका अनन्य में भी आपकी गजलें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अमेरिका के कई साहित्यिक कार्यक्रमों में भागीदारी रह चुकी है और कविता कोश के रचनाकारों में भी आप शामिल हो चुके हैं। तो सर, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया और आज आप ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपने इतना समय दिया। हम आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। आज आप आए हमारे पटल पर, हमें शहर भर अच्छा लगा। आप आज आए हमारे पटल पर, हमें शहर भर अच्छा लगा। आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। और आपने साहित्यिक चर्चा के लिए आज के अपने कार्यक्रम के लिए आपने मुझे चुना। और ये तो निश्चित है कि मैं बाहर हूँ, वहाँ और यहाँ के समय में फर्क है, लेकिन ठीक है, यहाँ शाम हो रही है और आपसे साहित्यिक चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे बात करके। जी सर, धन्यवाद। तो चलिए अब हम साहित्यिक चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न जो है वो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, लेखन की जो यात्रा है, वो शुरू किस प्रकार हुई? उसकी शुरुआत किस तरह से हुई? लेखन की शुरुआत तो मेरे विद्यार्थी जीवन में ही हो गई थी। मुझे लगता है कि 10वीं 11वीं में जब मैं पढ़ रहा था, तभी मैंने एक छोटी सी क्षणिका कविता लिखी थी जो हमारी पत्रिका अरुणोदय वहां से निकलती है, मुझे देखे ध्यान भी नाम भी ध्यान आ गया, तो उसमें प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद से मैं साहित्यिक कार्यक्रमों में आसपास जो होते थे वहां जाता था और मैं प्रभावित हुआ कई वहां उस दौर के जो लिखने वाले थे लोग उनसे, और थोड़ा बहुत मैंने लिखना तभी शुरू कर दिया था। बाद में फिर मेरी विधिवत लेखन की शुरुआत हुई तो मैंने कहानियां लिखी शुरू में। और वो आकाशवाणी के कथा लोक के कार्यक्रम था, नजीबाबाद रेडियो स्टेशन था, तो वहां से प्रसारित होती थी। बाद में उसका एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ। तो शुरुआत तो ऐसे हुई, फिर बाद में मैं गजलों की ओर मुड़ा हूँ। जी, तो
पहली जो कविता है, पहली जो गजल है, वो आपने कब लिखी, किस उम्र में लिखी? पहली कविता मैंने लिखी 79 में लिखी। जी। ये तो उम्र कितनी हो गई होगी मेरी, तो 20 साल। 20 साल की उम्र में। बहुत हाँ। खूब। कॉलेज और में वो रहे होंगे। अब तक वो देखिए गजल, वो अब उसका शिल्प जितना जैसा भी रहा हो, लेकिन तमाम मंचों पे संचालक लोग उसके उसके शेर कोट करते हैं, और जी मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरी बिल्कुल शुरुआती गजल है, जी और उसे लोग पढ़ते हैं, और अच्छा है, अभी मुझे वो पसंद है। जी जी जी। तो हम अब चाहेंगे कि आपकी कोई भी रचना जो आप चाहते हैं वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको आप उनके सामने प्रस्तुत करें। अच्छी बात है जी, सुनाता हूँ। एक जी एक मतला और एक शेर है जी कि अंधेरे जब जरा सी रोशनी से भाग जाते हैं, जी। तो फिर क्यों लोग डर कर जिंदगी से भाग जाते हैं। बहुत खूब। अंधेरे जब जरा सी रोशनी से भाग जाते हैं, तो फिर क्यों लोग डर कर जिंदगी से भाग जाते हैं। और हमें मालूम है, फिर भी नहीं हम खिलखिला पाते। जी। हमें मालूम है, फिर भी नहीं हम खिलखिला पाते। बहुत से रोग तो केवल हंसी से भाग जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, तो बहुत खूब। और एक एक गजल के कुछ शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। जी कुछ लोगों ने इसको गाया भी है, तो इसके कुछ शेर देखें कि इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है। इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है। और वक्त कट ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। वाह, बहुत इस बढ़िया। पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है। वक्त कट ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। और शेर देखें कि गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही। गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही। बस यही है रास्ता, अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत खूब, कि बहुत बस यही है रास्ता, अच्छा बुरा जैसा भी है। और शेर है कि चाहता हूं लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते। खूब। वाह। चाहता हूं लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते। जिंदगी का तजुर्बा, अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत खूब। चाहता हूं लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते। जिंदगी का तजुर्बा, अच्छा बुरा जैसा भी है। वाह। और एक शेर देखें आधुनिक संदर्भों का कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना। वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना। देश है आखिर तेरा, अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। देश है आखिर तेरा, अच्छा बुरा। अच्छा बुरा जैसा भी है। वाह। और एक शेर है कि क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़। कि क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़। और बस वही काम आएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत खूब, बस वही काम आएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। और एक शेर देखें कि कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ। बहुत खूब। कि कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ। और है तो भाई ही मेरा, अच्छा। अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ। है तो भाई ही मेरा, अच्छा बुरा जैसा भी है। और गजल का आखिरी शेर है जी कि हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे। कि हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे। है नियति का फैसला, अच्छा। अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत है खूब, नियति बहुत का खूब। फैसला, अच्छा बुरा जैसा भी है। और इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है। वक्त कट ही जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। बहुत खूब। और बहुत ही आज के संदर्भ में ये जो पंक्तियां हैं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक एक शेर जो है आपका सटीक बैठता है, और सच में आप बेहतरीन लिखते हैं। और आगे धन्यवाद आपको। आगे अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप सरकारी विभाग में भी रहे और आपने जी। लेखन भी किया, तो कभी परिवार को शिकायत नहीं रही कि हमारा समय जो है यहाँ लेखन में दे दिया?
क्योंकि नौकरी के बाद अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल अपना एक समय का हिस्सा वहां भी देना होता है, नौकरी में भी आप पूरी एनर्जी लगाते हैं। तो परिवार का सहयोग कितना रहा इस सब में? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं तो कहता हूँ, और ये बात भी बिल्कुल सत्य है, जी। कि परिवार के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत चीजें ऐसी होती होती होगी जो उस समय मुझे देखनी चाहिए होती, और मैं अपने लेखन में और यहाँ किसी कार्यक्रम में चला गया तो सब लोग, तो सब चीजों का बल्कि उसका भी भार वो खासतौर से पत्नी उठाती रही। और हम लोग जब कार्यक्रमों में जाते थे, कई बार तमाम गेस्ट कभी हम लोग के साथ आ जाते थे, कई बार देर रात कई बार आ जाते थे, उनको भी अटेंड करना, उनको भी देखना। तो एक बहुत बड़ा सहयोग जो है परिवार का है, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि इतना सारा मैं लिख पाया होता। जी। तो जॉब और लेखन दोनों कैसे मैनेज किए, किस प्रकार लिख पाते थे? जॉब के बाद थके हुए लिख रहे हैं आप, कभी मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उस समय लेखन किस प्रकार किया? नहीं, बहुत अच्छा। मैंने गजलों के बारे में तो मुझे ये ध्यान आता है कि ज्यादातर लेखन मैंने कई बार सफर में, कभी ट्रेन में चल रहे हैं, कभी चूंकि शेर है, कभी दिमाग में आया, अंधेरा भी है, नोटबुक रखा हुआ है, उसमें अपना उसको नोट डाउन कर लिया, फिर बाद में जब समय मिला तो उसे फेयर कर लिया। जी। तो ये स्थिति रहती थी। और नौकरी में होने के कारण तो मुझे लगता है कि मुझे उसका लाभ मिला, क्योंकि मेरे बहुत स्थानांतरण हुए। मेरी नौकरी में मुझे लगता है 17-18 जगह मेरे ट्रांसफर हुए। जी। तो जहां जहां जाते थे तो फिर नए नए लोग मिलते थे, और इसी यात्रा के दौरान मुझे तमाम अच्छे अच्छे बड़े बड़े साहित्यकार मुझे मिले, और उनका खूब सानिध्य मिला, और उनसे भी सीखने समझने को मिलता रहा। तो ये मेरे लिए लगा, कुछ लोग तो कहते थे बहुत ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि चलिए ये भी एक मेरी साहित्यिक यात्रा को भी इससे और गति मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब अगला प्रश्न जो है, हम चाहेंगे कि आपकी जो ये पूरी लेखन आपने किया, इसकी प्रेरणा आपको किस प्रकार मिली? आप क्या प्रेरित किस प्रकार हुए लेखन के लिए? प्रेरणा की जहां तक बात है, तो मैं, मेरे पिता अब तो है नहीं, वो स्वर्गीय हैं, जी। तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जी। और वो क्रांतिकारी, वो भी गीत लिखा करते थे। जी। और क्रांतिकारियों की बैठकों में, कार्यक्रमों में वो गीत, और बल्कि गाते भी थे, संगीत के भी वो जानकार थे। जी। तो उनके साथ साथ शाम को हमारे घर पे एक भजन संध्या जैसी लगभग रोज होती थी। जी। तो वो कई बार अपने भजन लिखे हुए गाते थे, तो उनके भजनों को देख करके मुझे भी कई बार लगा, और मैंने भी कुछ भजन लिखने की कोशिश की। तो कोशिश मैं की। भजन शुरू शुरू में लिखता था। जी। और उस समय मैं चूंकि भोजपुरी के पूर्वांचल से आता हूँ, तो वहाँ एक उस समय एक विधा, बिरहा करके एक विधा है जो गाई जाती है। जी। तो कुछ वहाँ जो कुछ गायक थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो इतना भजन अच्छा लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं बिरहा लिखते? तो हमने फिर बिरहा भी कई लिखे, और वहाँ के लोग गायकों ने कई गाए। तो एक तरह से शुरुआत तो मेरी हो गई थी लेखन लेखन की इसी प्रेरणा से, उनके, हमारे हमारे पिता के ही। जी। 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 बहुत बढ़िया बात है। और आपको प्रेरणा जो है वो अपने ही घर से मिली, आपके पिता से मिली। और आपके फेवरेट राइटर, जैसे हम देखते हैं कि किन गजलकार, किन जो है लेखकों को आपको पढ़ना या सुनना पसंद है? शुरू शुरू में तो उर्दू के कुछ शायर थे, जैसे मलिक ज्यादा मंजूर साहब एक शायर हुआ करते थे, जी। अब तो है नहीं। तो उनकी गजलें, जब मैं पढ़ाई के दौरान अपने जिला मुख्यालय पे, मेरा कॉलेज था, वहाँ पढ़ता था मैं, तो जी। वहाँ एक ददरी नाम से एक मेला लगता है, और वहाँ उसमें कवि सम्मेलन और मुशायरा होता है। तो वहाँ मुझे इतनी रुचि हो गई थी कि मैं शाम से ही वहाँ जगह लेकर के बैठ जाता था, और मुझे रहता था कि मैं सुनूं। तो मलिक ज्यादा मंजूर साहब की गजलें मुझे इतनी चमत्कृत करती थी कि एक बार तो मैं, हमारे टीचर थे हमारे साथ, तो उनके साथ में, तो मैंने पता किया वो कहाँ हैं और वो कहाँ रुके हुए हैं। तो उनके यहाँ मैं गया, और फिर उनको बताया मैंने कि मैं 2-3 साल से आपको सुन रहा हूँ, और ये गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। तो उन्होंने कहा कुछ लिखते हो तो दिखाओ। तो उनको मैंने दिखाया भी, कहता है कि बहुत अच्छा, ऐसे लिखो, लिखते रहो लिखते रहो। तो गजल की प्रेरणा तो मैं उनसे मानता हूँ। हालांकि कोई विधिवत मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैं तो किताबों को ही और श्रवण जो हुआ उसी को ही अपना उस्ताद मानता हूँ, और उसी के अनुभव के साथ जो मैं लिखता रहा, उसी में थोड़ा परिमार्जन जो जो होता रहा,
और अनुभव के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। जी, बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही बढ़िया आपने बातें की। और अब हम चाहेंगे कि अब आप एक कविता, एक गजल और हम सबको सुना दें। जी जी। एक अभी देखिए कुछ दिन पहले की ये गजल है। जी जब दिल्ली में तमाम ये घटनाएं हो रही थी इस तरह से, तो उससे प्रभावित होकर के ये पहला शेर हुआ और फिर ये गजल हुई जी, स्वागत है। कि निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी। निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, और क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी। और एक शेर है कि हम तमाशाई बने यूं ही अगर तकते रहे, हम तमाशाई बने यूं ही अगर तकते रहे, तो अपनी भी अपराध में सहभागिता बन जाएगी। बहुत अपनी भी अपराध में सहभागिता बन जाएगी। और एक शेर देखें कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी। एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी। बहुत और एक शेर खास तौर से, एक शेर है ये कि अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, और जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी। और एक शेर है कि अच्छी आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो, कि आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो एक दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी। बहुत खूब, बहुत एक खूब। दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी। और दूसरों, शेर देखें कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, कि दूसरों दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह तो जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद आपका। कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह तो जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी। और आखिरी शेर गजल का है कि जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी। बहुत खूब, जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी। निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और सच में एकदम जबरदस्त। एक एक शेर जो है वो अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह रहा है कि जब जरूरत हो तो माँ पिता बन जाएगी। और बिल्कुल सबसे अच्छी बात है कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, और इस तरह से तो जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी। और जी जी यही जो मुझे लगता है यही ये जो विचारधारा है वो हमें भी आज के जीवन में अपनानी चाहिए। नहीं तो हम सब एक दूसरे के सहयोगी ना बनकर केवल प्रतियोगी बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल सही एक कहा आपने। स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हमें ये जो विचारधारा है वो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो आपकी एक एक जो भी रचनाएं हैं वो सच में बहुत प्रेरणास्पद है, और हमें सच में बहुत आनंद धन्यवाद की आपका। प्राप्ति हो रही है। और हमारे मुझे उम्मीद है हमारे श्रोता और शायद इससे भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, इससे भी ज़्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होगा। और जी अब मैं अगला प्रश्न जो है पूछती हूँ कि आपकी ये जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रही हैं, आपने अब तक जो भी लिखा है। मेरी जो भी रचनाएं हैं सभी सामाजिक सरोकार की रचनाएं हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, उसमें उसमें तमाम उस सामाजिक विसंगतियां कहिए या विडंबनाएं जो है जीवन की है वो है, या राजनीतिक उथल पुथल उनकी छद उसकी जो छल छद्म है उसकी विद्रूपताएं हैं, जी, तो ये सब ज्यादातर समाज से जुड़ी हुई, और कहीं कोई वायवीयता मैंने कभी ओढ़ी नहीं। जो कुछ भी बिल्कुल हमारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है वो सब कुछ मैंने लेकर के बिल्कुल यथार्थ पर ही अपनी रचनाओं का सृजन किया है।
बिल्कुल। ऐसे अक्सर लोग कहते हैं कि कविताएं बस मन की भावनाएं हैं, और कभी कभी कुछ लेखक जो है वो इस तरह की जो हरकतें हैं वो कर देते हैं कि मन की भावनाओं के नाम पे फूहड़ता लिख देते हैं। लेकिन ऐसे हाँ, लेखकों को समझना चाहिए कि जो लेखन है वो सामाजिक एक जिम्मेदारी है। हमें ऐसा बिल्कुल लिखना बिल्कुल चाहिए जिससे सामाजिक सरोकार हो, लोग जो है प्रेरित हों कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा सकारात्मक करने के लिए। तो हमें जो है ना, बिल्कुल जो भी हम लिखें बिल्कुल। उसमें सकारात्मकता होनी चाहिए। हाँ, और यही मानना है मेरा भी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिल्कुल। और अब मैं कुछ प्रश्न जो है हमारे आजकल के जो साहित्य से संबंधित पूछना चाहूंगी। आजकल जो भी माहौल चल रहा है उससे संबंधित थोड़ा पूछना चाहूंगी कि आज जी का जी। समय जो बदल रहा है, आप जैसा देख सकते हैं, पहले सिर्फ किताबें थी। एक लेखक को प्रसिद्ध होने के लिए वर्षों लग जाते थे। अब मैंने आज रात कोई गजल लिखी और कल सुबह वो सोशल मीडिया पे कितने लोगों के पास होगी, और हाँ शायद बिल्कुल। लाइक्स और पता नहीं क्या क्या कमेंट खूब सारी मिल जाएं। तो ऐसे खूब। समय में, बदलते स्वरूप में, जो हमारा साहित्य है उसका स्वरूप भी बदल रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सही कहा आपने। जब हम लोग शुरू में, मेरी गजलें लिखते लिखते बहुत अरसा हो गया, लगता था किताब कहाँ से छपेगी, कैसे छपेगी। जी और एक संग्रह तो हम लोगों ने, कुछ मित्रों ने मिल करके एक अपनी अपनी शुरुआत करके टीटू में प्रकाशित हुई थी। जी फिर बाद में लंबे समय बाद 97 में राजकमल प्रकाशन को सबमिट हमने किया था, तो हिंदी अकादमी दिल्ली के सहयोग से उन्होंने उसे प्रकाशित किया। तो बड़ा लगता था कि कैसे छपेगी किताब। जी और कई साल उन्होंने उनके यहाँ पड़ी रही। बहुत बाद में जब उन्होंने सूचित किया कि हमने इसको स्वीकृत कर लिया है और इसको हम छाप रहे हैं, फिर वो अनुबंध वगैरह उसका भेजा उन्होंने। तो ये तो सही कहना कि आज का दौर जो सोशल मीडिया का है, मैं भी कई बार देखता हूँ। अभी गजल लिखी मैंने, कई बार रात को पूरी हुई, उसको पोस्ट कर दिया, और उस पर फिर लोग कुछ कमेंट आने लगे, फिर कुछ प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में कुछ लोगों को देखा है कि शिल्प जो है, निखार उसमें देखिए, एक ये तो प्रक्रिया, ऐसी सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने लिखना शुरू किया और बिल्कुल आपने, और हम उसको, उससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि आप एकदम परफेक्शन में आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब कोई सीखना नहीं चाहता। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी लोगों के साथ ऐसा है, बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, उसका लाभ मिल भी रहा है उन्होंने उनको। लेकिन कुछ लोग, कई लोग हम देखा, हमने कुछ मैंने कमेंट किया कि वो कहते हैं सर मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ। तो मैंने कहा भाई, आप मान के ही अगर चल रहे हो कि आपको ऐसे ही लिखना है, और आपको इतना छंद का अनुशासन देख, जब आप कह रहे हो कि गजल, ये मेरी गजल है, तो जी फिर तो गजल के कुछ मानदंड है ना इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो फिर तो ठीक है, आजाद लेखन, कोई ऐसा नहीं, कोई बुरा है, आपके विचार है, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो उसके मानदंड है, जो उसका अनुशासन है, जो उसका शिल्प है, उसके साथ न्याय करते हुए अगर आप चलेंगे, लिखेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे और वो चीजें लोगों को प्रभावित करेंगी। जी जी। बिल्कुल। और सिर्फ गजलें ही नहीं, आजकल लोग नई कविता के नाम पर बस कुछ भी आड़ी टेढ़ी पंक्तियां जोड़कर कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, जबकि नई कविता के साथ तो और जरूरी है कि उसमें सघनता हो, क्योंकि जी उसमें उसमें तो उसका सब कुछ वही है। जी भाई, उस अगर कंटेंट ही नहीं है, विचार ही नहीं कुछ आप दे पा रहे हैं, तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। नई नई कविता तो और भी निरर्थक हो जाती है। जी जी जी। तो अगला प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आप एक पुरुष हैं, और आजकल जो कविताएं हम देखते हैं, स्त्री वर्ग से जो कविताएं निकलती हैं वो हम एक आज़ादी की मांग और इस तरह की चलती हैं। एक जो है स्त्री, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, और एक स्त्री की भूमिका में बदलाव को लेकर भी बहुत सारी कविताएं, ज्यादातर हम्म। स्त्रियां यही लिखती हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसी स्त्रियां ज्यादा लेखन में आती हैं, जैसे आप देखें कि उनको स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में नहीं, अंतर ही नहीं पता है। तो बिल्कुल इस बिल्कुल ये जो लेखन है, ये हमारी नई जो पीढ़ी है, जो नई बेटियां हैं, उनको कहीं ना कहीं मिस गाइड कर रहा है, उनको एक गलत रास्ते रास्ते भी दिखा रहा है, जिन्हें जिम्मेदारियां नहीं पता, सिर्फ उन्हें स्वतंत्रता पता है। तो ऐसे हाल में आप ऐसे नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही आपने ज्वलंत ये बात उठाई है। और जी कई बार ये देखा गया है कि जहां भी कुछ भी आपने, अगर आपने उसमें कुछ ही बट लगाने की कोशिश की, तो एक पूरा एक वर्ग है जो खड़ा हो जाता है, जिससे लग रहा है कि हम उनके खिलाफ हो गए। जी बिल्कुल।
तो वही जो आपने स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में जो अंतर की वो बिल्कुल बात है, और आप देखिए तो बिल्कुल स्पष्ट भी है वो लकीर, लेकिन अब कोई उसको चाहता ही नहीं देखना। स्त्री विमर्श में मैंने भी बहुत सारी घटनाएं कही हैं, मेरी कहानियां भी बहुत इस तरह की हैं, लेकिन पितृसत्तात्मकता ऐसा नहीं कि वो कोई कोई ऐसी चीज है जो वायवी है, बिल्कुल है वो, और उसका वो उसका एक प्रभाव रहा है और है भी कुछ हद तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसके प्रतिकार में आप ऐसी स्थिति में चली जाएं कि आपको लगे कि और कुछ भी नहीं, कोई समाज का कोई बंधन नहीं, कोई ठीक है बंधन नहीं भी है, लेकिन उसके कुछ वैल्यूज तो है ना। जी बिल्कुल, मूल्य तो अगर उसको उसको अतिक्रमित करते हुए आप स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, अपने खुद के लिए भी। बिल्कुल। और अगला प्रश्न जो है मैं हमारी आज की पीढ़ी के लिए पूछना चाहूंगी कि आज जो हमारी पीढ़ी है, क्योंकि समाज बदल गया है, मूल्य भी बदल गए हैं, ज़रूरतें बदल गई हैं, तो हमारी आज की पीढ़ी के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मोबाइल है जो एक उनको हर चीज़ से अलग कर रही है। तो ऐसे में ऐसे हमारी नई पीढ़ी के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? नहीं, ये तो ठीक कह रहे हैं कि इससे इतर रह के तो हमें लगता नहीं कि अब कोई भी चल पाएगा। जो भी हमारे गैजेट्स आ रहे हैं, तमाम जो अत्याधुनिक जो चीजें रोज हमारे सामने हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम पढ़ना ना छोड़ें, और उसकी आदत हमें लगता है कि बच्चों को, माँ बाप को भी इसमें करने की जरूरत है। वो खुद पढ़ें, खुद लिखें। बाकी तो आजकल तो होता अभिभावक खुद भी, पता चला एक तरफ वो कोई मोबाइल लेके बैठा है, एक तरफ वो लेके बैठे हुए हैं, एक तरफ ये बहुत सी चीजें बहुत आती रहती हैं, और बच्चे के तमाम हाथ में कोई भी मोबाइल दे देते हैं कि बस तुम्हें रोना नहीं है, ये फोन बस लो। बिल्कुल बिल्कुल, खाना तभी खाएगा जब स्क्रीन रहेगा सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो संकट है इस दौर का, लेकिन अब इसे किसी तरह से प्रयास करके उन्हें अच्छी किताबें दें, सरल किताबें हैं तमाम उपलब्ध, तो बहुत सी चीज, ऐसा नहीं कि प्रिंट मीडिया में अब छप नहीं रहा है कुछ, और कह देते हैं लोग, कह रहे अब आजकल कौन पढ़ता है, आजकल कौन करता है, लेकिन चीजें हर उपलब्ध हैं, और हमें चाहिए कि कोशिश करके कि हम ऐसी चीजें दें, एक बार दें, दो बार दें, और उसमें रुचि पैदा करें उनको, तो फिर निश्चित रूप से वो उस चीज से, उसके साथ साथ इसको भी करेंगे। उसका विकल्प तो नहीं हमें लगता है कि उसको छोड़ के तो मुश्किल काम है भट जा पाना, और वो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, निगेटिविटी तो है, लेकिन बहुत चीजें ऐसी भी हैं जो सकारात्मक भी आ रही हैं, तो उसमें से उसे फिल्टर करके समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे कि आपकी एक और गजल हमें सुनने को मिले। अच्छा जी जी, ये गजल और आपको सुनाता हूँ। देखें कि घर जलेंगे उनसे एक दिन, तीलियों को क्या पता, घर जलेंगे उनसे एक दिन, तीलियों को क्या पता, और है नजर उन पर किसी की, बस्तियों को क्या पता। घर जलेंगे उनसे एक दिन, तीलियों को क्या पता, और है नजर उन पर किसी की, बस्तियों को क्या पता। और एक शेर देखें, वातावरण तो पर्यावरण से संबंधित शेर है कि ढूंढती हैं आज भी पहली सी रंगत फूल में, ढूंढती हैं आज भी पहली सी रंगत फूल में, और जहर कितना है हवा में, तितलियों को क्या पता। बहुत खूब, बहुत खूब। ढूंढती हैं आज भी पहली सी रंगत फूल में, जहर कितना है हवा में, तितलियों को क्या पता। और एक शेर देखें, रोजमर्रा का शेर है कि हाल क्या है ठीक है, इतना हुआ जब भी मिले, हाल क्या है ठीक है, इतना हुआ जब भी मिले, और किसके अंदर दर्द क्या है, साथियों को क्या पता। बहुत खूब, बिल्कुल। हाल क्या है ठीक है, इतना हुआ जब भी मिले, और किसके अंदर दर्द क्या है, साथियों को क्या पता। और एक शेर देखें कि वो गुजर जाती हैं यूं ही रास्तों को काट कर, कि वो गुजर जाती हैं यूं ही रास्तों को काट कर, और अपशकुन है ये किसी का, बिल्लियों को क्या पता। बहुत खूब, बहुत खूब। वो गुजर जाती हैं यूं ही रास्तों को काट कर, अपशकुन है ये किसी का, बिल्लियों को क्या पता। और एक शेर देखें कि धूप ने जल ने हवा ने किस तरह पाला इन्हें, कि धूप ने जल ने हवा ने
किस तरह पाला इन्हें, इन दरख्तों की कहानी आंधियों को क्या पता। बहुत खूब। इन दरख्तों की कहानी आंधियों। आंधियों को क्या पता, और गर्भ में आ तो गई हैं किंतु निर्मम वक्त में, कि गर्भ में आ तो गई हैं किंतु निर्मम वक्त में, देख भी पाएंगी दुनिया बेटियों को क्या पता। बहुत खूब, बहुत खूब। और आखिरी शेर है गजल का कि वो अपना घर समझ कर रही हैं मस्तियां, वो तो अपना घर समझ कर रही हैं मस्तियां, और जाल फैला है नदी में मछलियों को क्या पता। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो अपना घर समझ कर रही हैं मस्तियां, जाल फैला है नदी में मछलियों को क्या पता। बहुत खूब। सच में आपकी जो गज़लें हैं वो इतनी उम्दा हैं, और आज का जो हम संदर्भ में, आज के संदर्भ में देखें तो बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि हमारे साथियों को भी हमारा हाल नहीं पता है। बस हम कहते हैं कैसे हो, कि हाँ ठीक है, मज़े में बस, लेकिन अंदर से हम क्या महसूस कर रहे हैं वो सब चीज़ें नहीं पता। तो बहुत ही प्यारी गज़लें, और सच में बहुत सकारात्मक समय हो तो गज़लें। और एक गजल और पढ़ूं, जी जी, समय हो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कुछ देशज और लोक शैली में जी एक जी जी, गजल है मेरी बहुत बढ़िया। कि जहां मन हो बिछा लेते हैं बिस्तर लेके चलते हैं, जहां मन हो बिछा लेते हैं बिस्तर लेके चलते हैं, वाह। वो घर परिवार बर्तन नून शक्कर लेके चलते चलते हैं। हैं। कि जहां मन हो बिछा लेते हैं बिस्तर लेके चलते हैं, वो घर परिवार बर्तन नून शक्कर लेके चलते हैं। और इसे देखिए कि अब उनके पास दौलत है, अब उनके पास रुतबा है, अब उनके पास दौलत है, अब उनके पास रुतबा है, अकेले क्यों चलेंगे लाव लश्कर लेके चलते हैं, अकेले क्यों चलेंगे लाव लश्कर लेके चलते हैं। और यहाँ तो डर लगा रहता है बुलडोजर का ही हरदम, यहाँ तो डर लगा रहता है बुलडोजर का ही हरदम, चलो भाई यहाँ से टीन टप्पर लेके चलते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ तो डर लगा रहता है बुलडोजर का ही हरदम, चलो भाई यहाँ से तीन टप्पर लेके चलते हैं। और एक शेर देखें कि भले ही क्रोध के अंगार लेकर आ रहे हैं वो, भले ही क्रोध के अंगार लेकर आ रहे हैं वो, हम उनके पास अपने ढाई आखर लेके चलते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। हम उनके पास अपने ढाई आखर लेके चलते हैं। और एक ये राजनीतिक संदर्भों से जो हो गया है, बिना मजमा लगाए काम चलता ही नहीं उनका, वाह। कि बिना मजमा लगाए काम चलता ही नहीं उनका, और मदारी है वो हरदम अपने बंदर लेके चलते हैं। बहुत खूब। बिना मजमा लगाए काम चलता ही नहीं उनका, मदारी है वो हरदम अपने बंदर लेके चलते हैं। और आखिरी से है, खास तौर से है कि न जाने किस जगह कब आईनों से भेंट हो जाए, कि न जाने किस जगह कब आईनों से भेंट हो जाए, और वो जब चलते हैं तो दो चार पत्थर लेके चलते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। न जाने किस जगह कब आईनों से भेंट हो जाए, वो जब चलते हैं तो दो चार पत्थर लेके चलते हैं। बहुत खूब। सच में बहुत उम्दा और बेहतरीन रचनाएं आपकी, बेहतरीन गजलें। और अब हम फिर से आपकी साहित्यिक चर्चा पर आते हैं। तो जी जी जैसा कि अभी हम सब देख सकते हैं कि अभी हमने चर्चा भी की कि सोशल मीडिया का जमाना है। रात को एक गजल लिखी, सुबह जो है वो प्रकाशित भी हो गई वहां पर। तो बहुत सारे गजलकार हैं, बहुत सारे लेखक हैं कि कोई भी ऐसी गजल जो अच्छी लगती है और उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके, ज्यादा कुछ समय नहीं लगता, आपका नाम हटाया और अपना नाम डाल दिया उसमें। हाँ सच तो ऐसा। डिजिटल चोरी हम जिसे कहते हैं, साहित्यिक चोरी भी हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसे माहौल में जो है अब लेखक बनना भी मुश्किल नहीं रह गया है, बहुत आसान है, दो चार गजलें चोरी कर लो। तो ऐसे साहित्यकारों के लिए, ऐसे समय में लेखकों के लिए आपके क्या सुझाव हैं? आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, कौन जिनकी चोरी हो रही रचना है, जो चोरी कर रहे हैं। जिनकी चोरी तो हो रही है, अब उनको तो क्या कह सकते हैं, लेकिन लेखकों के लिए कि उन्हें किस पे फोकस करना चाहिए चोरी के बजाय? आप कैसे अपना नहीं लेखन देखिए, सुधारें? ये बहुत आपने कहा, मेरे साथ खुद तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और तमाम तो जो हमारे कई बार मंचों पे हम लोग पढ़ते हैं, वहां से किसी ने उठाई,
अभी एक हम लोग यहाँ दिल्ली में एक वो इलाहाबाद बैंक के अधिकारियों की एक वो कविता प्रतियोगिता हो रही थी, जो मैं उसमें जो उसमें था, निर्णायक मंडल में बैठा था मैं। जी। तो एक लड़की अरुणाचल प्रदेश की थी, तो वो आकर के उसमें मेरा गीत पढ़ने लगी। अरे हमारे हमारे बगल में जो मित्र बैठे थे, बोला, इसको आप बोल ले रहे, मैं तो बोलना क्या है इसमें, सुन लीजिएगा, ये पढ़ रही है, कह रहे हैं। जी। फिर उसको संकेत में उन्होंने कहा कि आप लोग मौलिक रचनाएं, जब पढ़ने को कहा गया था, आप लोग मौलिक रचनाएं पढ़ें, और आप ऐसे कवियों की रचनाएं पढ़ रहे हैं जो यहीं बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये मैं इसमें तो यही कह सकता हूँ कि देखिए, प्रेरित तो हो सकते हैं आप उनके शिल्प से जी। और उनकी बातों से प्रेरणा तो आप ले सकते हैं, जी। लेकिन आप ज्यों का त्यों कोई चीज बिल्कुल आप इस तरह से अगर आप कटिंग पेस्टिंग करेंगे तो फिर उससे कहाँ तक जा पाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमें लगता नहीं कि आपको बहुत ख्याति दिलाएंगी, या बहुत एक आत्म में भी एक ग्लानि भी देंगी, वो आपको खुद को भी, आपको तो पता ही है कि आप ऐसा कर रहे हैं ना। जी। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो तो कभी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। नहीं। तो अब जो हमारे नए लेखक हैं, नए साहित्यकार जो बन रहे हैं, नए लेखक जो बन रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? बस नए लेखकों के लिए यही सुझाव है कि सबसे जरूरी है कि पढ़ें आप। जी। ठीक है, जैसे हम आप किसी क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, ऐसा जरूरी नहीं कि उसी विधा से, क्योंकि विचार तो आपको, साहित्य की तो इतनी सारी विधा, इतना विशद साहित्य है हम लोगों का, हिंदी में ही आप पढ़ना शुरू करें तो जी। तमाम चीजें हैं, आप पढ़ें और उससे आपको चीजें आएंगी, और वो कहीं ना कहीं आपको अंदर प्रकाशित करेंगी और प्रेरित करेंगी जी। कि ये इस बात को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो और अलग ढंग से उसको अपने आप व्यक्त कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि पढ़ना। हालांकि ये बहुत कम हो गया है, मुझे लगता है कि हम लोग ही जाते हैं, तमाम इतनी किताबें भेंट में मिल जाती हैं, बहुत सारी किताबें रह जाती हैं जो उसे हम लोग खोलते ही नहीं है। जी। कुछ किताबें तो बहुत आग्रह रहता है कि आपको समीक्षा इस पे लिख दें, कुछ कर दें, तो इस बहाने तो भले हम लोग कुछ लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसको भी नहीं पढ़ते हैं। वो तो उसमें से कहीं भूमिका में कहीं से 4-6 शेर या कुछ अगर उसकी पंक्तियां पा गए, उसे लेकर के, क्योंकि उनके पास शिल्प तो है ही, भाई लेखन में तो सिद्ध है ही वो, तो इसलिए वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं, आप कोई रास्ता नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। सही। जो है ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि सबसे पहले पढ़ें और खूब पढ़ें, कि हमारे जो दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है वो इकट्ठा करें। वह जब बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल। होगा तो मुझे लगता है कि फिर किसी चोरी की या किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी तो कविता जो है वो स्वतः ही जन्म लेगी, उसमें आपको कहीं से बिल्कुल चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरूरत कविता ही नहीं मेरे हिसाब से पड़ेगी। वही होती है, क्योंकि जो कवि होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं हर परिस्थिति के लिए, और उसको गहन जो है वो बिल्कुल अंदर तक महसूस कर जाते हैं, और तभी एक कविता जो है उत्पन्न होती है। तो बहुत ही जी। अच्छे सुझाव आपने हमारे नए लेखकों के लिए दिए, और मुझे लगता है कि इससे सुनकर हमारे श्रोतागण जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अब फिर से हम आपकी साहित्यिक चर्चा पर आते हैं। आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जो है कुछ प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, कि जी जी। आपकी जो ये साहित्यिक यात्रा है, आपने इतनी लंबी साहित्यिक यात्रा की है, आपके गजल संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, तो इस पूरी यात्रा के दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ, आपको महसूस हुआ हो कि आपसे कुछ छूट गया, जिसका आपको गिल्ट महसूस होता हो कि काश ऐसा होता तो शायद ऐसा हो जाता? नहीं, ये तो देखिए सही आपने कहा कि अब गिल्ट कोई स्पेसिफिक तो नहीं लगता है, लेकिन लगता है कि अभी बहुत करना है। जी। ये एक तरफ देखो तो लगता है कि ये भी किया मैंने, ये भी किया, लेकिन एक तरफ देखो तो बहुत लगता है कि अभी अभी तो बहुत सारा है। किया जाना है। जी जी जी। तो ये तो एक रहता है कि हम देखिए कितना कर पाते हैं, तो वो एक मन में रहता है, वो उसे गिल्ट कहें या एक अपनी एक जिज्ञासा कहें, उसको किस रूप में ले, लेकिन कभी पूरा नहीं महसूस होता कि अब हो गया जी बस। जी जी जी। तो अब जो है, क्योंकि प्रोग्राम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो मैं चाहूंगी कि एक और गजल जो है अब हमारे श्रोताओं को आप सुना दें, और उसके बाद फिर हम संदेश की तरफ बढ़ते हैं। जी जी। एक गजल के कुछ शेर देखें हम, जी। कि भला किसके लिए होंगी नहीं ये कीमती सांसें, भला किसके लिए होंगी नहीं ये कीमती सांसें, और तुम्हें भी चाहिए जीने को तो ऐ जिंदगी सांसें।
तुम्हें भी चाहिए जीने को तो ऐ जिंदगी सांसें। उसे देखें कि हवा को साफ रखना है, बचाने हैं नदी जंगल, कि हवा को साफ रखना है, बचाने हैं नदी जंगल, और घुटन होगी तो कर लेंगी किसी दिन खुदकुशी सांसें। घुटन होगी तो कर लेंगी किसी दिन खुदकुशी सांसें। और फिर देखें कि मिली फुर्सत कहाँ हमको कभी भी खुद के कामों से, मिली फुर्सत कहाँ हमको कभी भी खुद के कामों से, और चलो औरों की सेवा में लगा दें अब बची सांसें। चलो औरों की सेवा में लगा दें अब बची सांसें। और फिर देखें कि बनाते क्यों नहीं मिलकर इसे रहने के लायक हम, कि बनाते क्यों नहीं मिलकर इसे रहने के लायक हम, और इसी आबो हवा में ले रहे हैं जब सभी सांसें, इसी आबो हवा में ले रहे हैं जब सभी सांसें। और फिर देखें कि जहां बस्ती में सब एक दूसरे पर जान देते थे, जहां बस्ती में सब एक दूसरे पर जान देते थे, वहीं क्यों गिन रहा है भाईचारा आखिरी सांसें। जहां बस्ती में सब एक दूसरे पर जान देते थे, वहीं क्यों गिन रहा है भाईचारा आखिरी सांसें। और एक शेर है कि मुझे देता है संबल हर घड़ी किरदार उनका ही, मुझे देता है संबल हर घड़ी किरदार उनका ही, पिताजी मेरे अंदर ले रहे हैं आज भी सांसें। मुझे देता है संबल हर घड़ी किरदार उनका ही, पिताजी मेरे अंदर ले रहे हैं आज भी सांसें। और आखिरी शेर है कि तुझे इंसानियत करता हूं कोशिश मैं बचाने की, तुझे इंसानियत करता हूं कोशिश मैं बचाने की, और अभी भी चल रही हैं मुझको लगता है तेरी सांसें, अभी भी चल रही हैं मुझको लगता है तेरी सांसें। तो ये गजल थी। बढ़िया। आपकी हर गजल जो है पूरे अर्थ से भरी हुई होती है, सकारात्मकता से भरी हुई होती है, प्रेरणा से भरी हुई होती है। और अब जो है हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई संदेश दें, हमारे व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहें तो। व्यूअर्स सिर्फ तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जीवन में देखिए स्थितियां चाहे कैसी भी बने, निराशा से हमेशा उबरने के प्रयास में रहना चाहिए, और हमेशा एक सोच को सकारात्मकता की ओर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं, ये स्थिति जब बदलेगी जरूर, बदलेगी जरूर। इसलिए उम्मीद का दामन हम जरूर थामे रखें, और फिर सब कुछ हमारे सामने सरल होता जाएगा, सफलता हमें मिलती जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए दिया है, और मुझे आशा है कि आज इस पूरी साहित्य की यात्रा की चर्चा जो भी हुई है उससे हमारे व्यूअर्स कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, नए लेखक ज़रूर सीखेंगे, उभरते लेखक ज़रूर सीखेंगे। और अगर एक दर्शक भी अगर इससे कुछ सीख पाया तो हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है ये सफल हो जाएगा। अब इसके बिल्कुल, बहुत साथ बढ़िया ही काम है। जी, और अब इसके साथ ही हम जो है मैं अपने मंच की तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और आप जो है अपनी पूरी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा हमारे साथ की है इसके लिए हम आपके बिल्कुल आभारी हैं, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आपके लिए दो पंक्तियां जो है मैं कहना चाहूँगी कि अगर चलना हो साथ तो बस अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए, है क्या बात, आज बहुत हमारा बढ़िया। क्या पता कल हो ना हो, है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए, कोई गीत हो वाह, मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। और बहुत सुंदर, बहुत। इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।